ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं और अपना जो कोर्स था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। जस्ट फंक्शंस की कुछ बेसिक्स रहती थी जो कि पहले मैंने आपको लोगों को नहीं बताई, मुझे लगा कि आप लोगों को बता देनी चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जस्ट इस टॉपिक में कवर करनी है और फंक्शंस तक का हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यू कैन से 80% वी हैव कवर्ड अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर फंक्शंस की जो बेसिक्स रह गई थी वो कवर करते हैं आज के प्रोग्राम में और मैं आपको बता दूंगा कि आज इस प्रोग्राम में ही बताऊंगा कि नेक्स्ट जो कि अगर इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो ट्यूटोरियल्स को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव करते हैं और एक सिंपल मैं आप लोगों को पर्सपेक्ट बताने लगा हूँ फंक्शंस का, जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग होती है सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो सेम नेम फंक्शन मतलब कि अगर हम लोगों ने दो फंक्शंस बनाए और दोनों ऐड कर रहे हैं तो कंपाइलर को क्या पता लगेगा कि इसने किस फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू रखनी है। तो कंपाइलर तीन तरीकों से पता लगा सकता है, उसके नंबर ऑफ सीक्वेंस, मेन के नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि इस फंक्शंस के अंदर है, या फिर नंबर ऑफ डाटा टाइप्स या फिर सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप है ये, जो कि दो नंबर को प्लस करेगी। अब दोनों फंक्शंस के नेम सेम है। अब मैंने आपको बताया था तीन तरीके हैं। फर्स्ट जो वे है कंपाइलर जिससे पता लगा सकता है वो ये है कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा कर दूँ। ऑलराइट, और दूसरा जो भी है वो ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम रहे बट नंबर ऑफ डाटा टाइप्स बदल जाए। यहाँ पर मैं फ्लोट कर दूँ, इससे भी कंपाइलर को पता लग जाएगा। और तीसरा ये है कि आप नंबर ऑफ डाटा टाइप चेंज कर दें। लाइक अगर आपने सीक्वेंस है वो इंट ए ऊपर रखा हुआ है, लाइक सपोज आप यहाँ पर फ्लोट कर देते तो आप यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दें, यहाँ पर आप इंट ले लें और यहाँ पर फ्लोट ले लें। ये तीन तरीके हैं जिससे कंपाइलर डिफरेंस कर सकता है विद इन द फंक्शन ओवरलोडिंग। नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन दैट फंक्शन, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द डाटा टाइप्स और डाटा टाइप्स का खुद का डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन ओवरलोडिंग करने लगा अभी, और फंक्शन ओवरलोडिंग करता हूँ मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ाकर। यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स में ले रहा हूँ 3 और मैं करवाऊंगा तीनों का सम। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं फंक्शन अब मेन डेफिनेशन की तरफ आता हूँ अपने, और यहाँ पर मैं यूज़र को कहता हूँ कि मुझे 3 वैल्यू दे। ऑलराइट, और उसके बाद मैं यूज़र को कहता हूँ, फंक्शन कॉल करवाता हूँ मैं सम का, जिसके अंदर मैं सिर्फ रखता हूँ 2 पैरामीटर्स एक फंक्शन के अंदर और दूसरे फंक्शन के अंदर मैं रखता हूँ 3 पैरामीटर्स। इसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज भी करवा लूँ और फंक्शन डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सेमीकोलन हटा देता हूँ और यहाँ पर कोड लिखता हूँ अपना और यहाँ पर कोड लिखता हूँ इनकी डेफिनेशंस के अंदर। अब जो जिस फंक्शन के अंदर सम नाम के 2 पैरामीटर्स हैं वहाँ पे मैं 2 पैरामीटर्स को सम कराता हूँ और जहाँ पर 3 है वहाँ पर मैं 3 को सम करवा देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो लॉजिक यहाँ पर यूज़ की है वो ठीक है कि नहीं फंक्शन ओवरलोडिंग की। ऑलराइट, इट्स सेइंग सम इंट यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, सो लेट मी सी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास जो एरर आ रहा है वो है कि मैंने यहाँ पर कॉमा की जगह सेमीकोलन यूज़ कर लिया हुआ है और मैं यहाँ से भी रिमूव करता हूँ सेमीकोलन और कॉमा लगाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था और यहाँ पर मैं एंटर लगाता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर डिफरेंस आया। और प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ और प्रोग्राम के अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 2 + 2 + 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिस फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास किए थे वहाँ पर मुझे 5 प्रिंट आउट हुआ है, 4 प्रिंट आउट हुआ, और जब जो थर्ड वैल्यू थी 3 उसको प्लस करके जब
दूसरे फंक्शन है जो कि हमने ओवरलोड किया था, उसने जो पैरामीटर सम किए तो यहाँ पर उसने 7 उसका आंसर दे दिया। तो इट्स मीन कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ पर सक्सेसफुली कर ली है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फंक्शंस को यहाँ पर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लें। वेरिएबल्स का आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, फंक्शन का नाम सेम ही रहना चाहिए क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं इसे कि फंक्शंस के नेम सेम हो बट उसके अंदर की जो पैरामीटर्स के अंदर की जो मतलब ब्रैकेट्स के अंदर की जो चीजें हैं वो डिफरेंस हो। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर की चीजें वो डिफरेंस है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर ज्यादा है, फंक्शंस के नेम सेम रहते हैं और रखते हैं, और यहाँ पर हम फंक्शन को करवा रहे हैं मल्टीप्लाई वेरिएबल्स को। अब मैं इसको देता हूँ 2 × 2 × 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन के पास 2 वेरिएबल्स है उसने आंसर दिया 4 और जिसके पास 3 वेरिएबल्स है उसने आंसर दिया 8। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ओवरलोड बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। तो एक और एस्पेक्ट कवर करते हैं फंक्शंस का, जो कि फंक्शन रिकर्सिव फंक्शंस। और राइट यहाँ पर हम रिकर्सिव फंक्शंस को देखते हैं और ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कोड है मैं इसे रिमूव करता हूँ और मैं एक नया फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसमें हम रिकर्सिव फंक्शन के साथ फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। और मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ इंटीजर की n और यहाँ पर प्रोटोटाइप देन मेन फंक्शन के अंदर मैं यूजर को कहता हूँ कि इंटर द नंबर टू टेक द फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मुझे यूजर इनपुट देता है n के अंदर और मैं यूजर को यहाँ पर कहता हूँ कि your converted number is, और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ जो कि फंक्शन हमारे पास है फैक्टोरियल और इसमें पैरामीटर जस्ट एक है। अब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम लोग सारा काम करते हैं जो कि मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने लगा हूँ और मैं आपको कोड लिखने के बाद उसको आपको बताऊंगा कि कोड किस तरह से रन हो रहा है। यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ सी आउट की जगह और मैं एल्स में जब रिकर्सिव फंक्शन लिखता हूँ वो फंक्शन है फैक्टोरियल ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन का जो कोड है वो लिख लिया है। कोड में एक बार रन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। बल्कि अगर आपको फैक्टोरियल का नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि फैक्टोरियल हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने 3 का फैक्टोरियल लेना है तो फैक्टोरियल 3 का हम लोग जो फैक्टोरियल का साइन होता है वो ये होता है, उल्टा जो एक्सप्लेनेशन साइन होता है उससे कहते हैं 3 का फैक्टोरियल। अगर आपने 3 का फैक्टोरियल लेना है तो उसका ये मतलब होता है 3 × 2 × 1। और इसी तरह से अगर आपने लेट सपोज 10 का फैक्टोरियल लेना है तो फैक्टोरियल 10 का होगा 10 × 9 × 8 × 7 जब तक 1 नहीं हो जाता, इससे फैक्टोरियल कहते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर लेट सपोज 3 का फैक्टोरियल लेते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 6। तो यहाँ पर इसे रन करते हैं हम लोग और मैं इसे यहाँ पर कहता हूँ 3 का फैक्टोरियल। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आंसर आ चुका है बिल्कुल 6। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ 5 के फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल होगा 5 × 4 मीन्स 20, 20 × 3 60 एंड 60 × 2 120। अब मैं करता हूँ 5 का फैक्टोरियल और तो आप लोग देख सकते हैं कि 120 मेरे पास आउटपुट आ गई है। और मैं आपको बताता हूँ कि आई किस तरह से है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एक यूजर से इनपुट लिया और इनपुट मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा लिया और यहाँ पे पैरामीटर पास किया। पैरामीटर जब मैंने पास किया अब मैंने क्या, अगर यूजर वैल्यू इनपुट करता है 0, इनकेस अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट की यहाँ पर 0
तो मुझे आउटपुट कर दे 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो अब जब अगर यूजर ने इनपुट कर दिया 1, तो मैं उसको बता दूंगा उसका फैक्टोरियल 1। जो यूजर ने इनपुट किया 0, तो मैं उसको बता दूंगा कि उसका फैक्टोरियल है वो है 1। अब जो हमने कोड करना है वो एल्स में करना है, क्योंकि अगर यूजर 0 के अलावा कोई भी नंबर इनपुट करेगा उसका फैक्टोरियल होगा। तो एल्स में मैंने कोड लिखा n, n हमारे पास वो नंबर था जो कि यूजर ने इनपुट किया था, इनटू फैक्टोरियल। यहाँ पर हमने फिर से फंक्शन कॉल किया और फिर n के अंदर से हमने एक माइनस किया। अब लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने यूजर ने 3 इनपुट किया, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर 3 इनपुट आई यहाँ पर, और फंक्शन n इज नॉट इक्वल टू 3, तो हमारा रिटर्न 1 नहीं हुआ और एल्स में कोड चला गया। एल्स में जब कोड आया यहाँ पर n की जगह 3 था, अब 3 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब यहाँ पर फंक्शन फिर कॉल हुआ, जब फंक्शन फिर कॉल हुआ तो इस हिस्से के अंदर n-1 जब हम लोग करेंगे, n-1 3-1 मतलब 2। अब इस पूरे की जगह आ गया 2, अब 3 इंटू 2 आ गया हमारे पास 6 आंसर। तो 6 हमारे पास वापस जब आउटपुट जाएगी तो 3 का फैक्टोरियल 6 ही होता है। तो लेट सपोज हम लोग करते हैं 5 का फैक्टोरियल, जो कि अभी हमने आंसर भी निकाला। अब 5 यहाँ पर इनपुट आया n के अंदर, n इज नॉट इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन आ गई एल्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास जब 5 माइनस 1 हुआ तो 4 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 4, जो आंसर आएगा वो हमारे पास n में सेव हो गया। अब फिर से जब यहाँ पर कंडीशन आएगा, कंडीशन आएगी 5 4 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर n जो था हमारा 4 हो चुका था, 4 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा फंक्शन 4 माइनस 1 3। अब 3 मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से जो कि यहाँ पहले सेव हुआ था, पहले यहाँ पर सेव हुआ था 5 इंटू 4 20, 20 से 3 मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 3 60। अब फिर से जब लूप यहाँ पर चला तो हमारे पास जो n था वो रह गया था, पहले था 5 माइनस 1 4, तो हुआ 3, अब 3 माइनस 2, अब 3 माइनस 2 हुआ, तो अब 3 माइनस 1 यहाँ पर होगा, 3 माइनस 1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर रहेगा 2। अब 2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 120। अब जब फिर से लूप चलेगा, अब हमारे पास जो आंसर है वो है 1। अब यहाँ पर यूजर ने जो इनपुट 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो जब एल्स जब फिर से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। जब 0 होगा तो रिटर्न 1 कर देगा और हमारे पास जो n की वैल्यू थी वो सेव रह जाएगी, वो थी 120। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 120। ये था फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अगर पावर लेनी तो वो किस तरह से लिख सकते, या फिर इस तरह से करते हैं कि पावर का कोड मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। पावर का कोड आप लोगों ने लिखना है फॉर रिकर्सिव फंक्शंस, और मुझे आप मेल कर सकते हैं या ग्रुप वगैरह पर, या फिर मुझे फेसबुक पेज पर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों से लिखा गया कि नहीं, और मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल गिव यू फीडबैक देयर। तो हमारा कोर्स जो था वो ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट हो चुका है, जो कि जस्ट फंक्शंस तक था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कवर किया, इफ एंड एल्स कंडीशन, उसके बाद हम लोगों ने मल्टी इफ एंड एल्स कंडीशंस देखी, उसके बाद हम लोगों ने लूप्स देखे, मल्टी लूप्स देखे, मल्टी नेस्टेड लूप्स मतलब, उसके बाद हम लोगों ने अरेज देखी है, 2D अरेज देखी, उनके एलिमेंट्स को, इंडेक्स एलिमेंट्स को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग कैच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंटर्स देखे, पॉइंटर्स के बाद हम लोगों ने फंक्शंस में आए, फंक्शंस के साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स सीखे, और स्ट्रक्चर्स के बाद स्ट्रक्चर्स की मेन चीजें थी रिकर्सिव फंक्शंस, ओवरलोडिंग, फंक्शंस का सारा कुछ मेन वगैरह, स्ट्रक्चर्स, नेस्टेड स्ट्रक्चर, सारा कुछ हम लोगों ने सीख लिया। और यहाँ पर जो कोर्स है हमारा कवर हो चुका है। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे ऊप भी शुरू करनी चाहिए, ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पर शुरू कर लूँगा। और इस ट्यूटोरियल, लास्ट ट्यूटोरियल के नीचे मैंने पहले बनाया था वीडियो लेक्चर, वो था क्लासेस के ऊपर जो कि ऊप के अंदर आती हैं। तो इस जो लेक्चर है लास्ट ये वाला, इसके नीचे आपको वो नजर आ जाएगा, वो बोनस लेक्चर आप समझ लिए, जिसमें मैंने ऊप का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है और स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोगों ने क्लासेस पर थोड़ा सा काम किया हुआ है। तो मुझे लगेगा अगर कि मुझे ऊप की वीडियोस भी अगर बनानी चाहिए, तो या फिर आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो मैं इंशाल्लाह ऊप की वीडियोस भी बनाऊंगा, जब तक आप यहाँ तक का कोर्स कंप्लीट एंजॉय कर सकते हैं। और इस कोर्स के नीचे एक और वीडियो जो कि मैंने पहले की बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ तक कि किसी भी कोड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर आपने कोई कोड पूछना होगा, तो आई विल बी देयर फॉर यू एट माई वेबसाइट एंड माई फेसबुक मीडिया, एंड लिंक्स विल बी गिवन एट द डिस्क्रिप्शन। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल्स। अगर आपको लगता है कि ट्यूटोरियल्स वाकई हेल्पफुल आपके लिए, तो आप इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए विद अदर्स, क्योंकि यू नो sharing knowledge is the best thing you can do. So hope best for the future and happy coders. And you know, अब तक तो आप प्रोग्रामर बन चुके होंगे अगर आप रेगुलर कोड कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम्स के साथ साथ।
and I wish you best of luck for the rest of your programming life. And मेरे लिए दुआ करते रहिएगा. And if there is something I can do for you, then I'll really helpful for you. And I'll be ready to help you people. So let's hope for the best, and take care and bye.